बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्टिब्रेट की आखिरी क्लास है जिसका टाइटल है मैमल्स। अच्छा, सबसे पहले मैमल्स को मैमल कहा क्यों जाता है? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कार्लस लिनियस। उसने उस एनिमल के ग्रुप को मैमल्स कहा जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी जो फीमेल होती हैं, जो मादा जानवर होता है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। वजह क्या है? उन मादा जानवरों के अंदर एक ग्लैंड्स होते हैं जिनको मेमरी ग्लैंड कहा जाता है। वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और आपको पता है जो मिल्क है वो बहुत अच्छी खुराक है। तो वो एनिमल्स क्या करते हैं? अपने बच्चों को मिल्क से नरिश करते हैं, मिल्क के ज़रिए से खुराक देते हैं। तो उन एनिमल्स को मैमल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले द टर्म इज़ गिवन बाय द लीनियस। तो कार्लस लीनियस ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया बिकॉज दीज आर नरिश्ड, क्योंकि इनमें बच्चों को खुराक दी जाती है बाय मिल्क, दूध के ज़रिए से। और दूध आता कहाँ से? फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ मदर। जो आमतौर पे जो मदर की ब्रेस्ट है उसमें जो मेमरी ग्लैंड होते हैं वहाँ से आता है। तो हर वो आप कह सकते हैं जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाएगा वो मैमल्स की कैटेगरी के अंदर आएगा। और ये सारे एनिमल में सबसे एडवांस ग्रुप है, कंसिडर्ड द हाइएस्ट इन एनिमल किंगडम। दियर एडवांसमेंट इज मोस्ट प्राउड। और इनकी ये जो एडवांसमेंट है कि इनको सबसे हाई कैटेगरी में रखा है, ये नज़र भी आता है। और सबसे ज़्यादा जो एडवांसमेंट का सबसे बड़ा सबब है, सबसे बड़ा काज है, वो इनका नर्वस सिस्टम है। सारे एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा जो नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है वो मैमल्स का हुआ है। और फिर सारे मैमल्स में जो सबसे हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम है वो ह्यूमंस की है। तो इस वजह से ह्यूमंस को सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट रखा जाता है एनिमल किंगडम के अंदर। द मोस्ट एडवांसमेंट, तो एडवांसमेंट के बहुत सारे काजेज हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा काज है इज द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम ओवर द अदर वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट के लिहाज से इनका नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा डेवलप है। अच्छा, सबसे पहले इनकी एवोल्यूशन, ये बात तो तकरीबन बायोलॉजिस्ट सारे तस्लीम करते हैं, चाहे वो बर्ड्स हों जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी, चाहे वो मैमल्स हों जो अब क्लास है, ये सारे के सारे रेप्टाइल से निकले हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय द बायोलॉजिस्ट दैट मैमल हैव बीन एवॉल्व फ्रॉम रेप्टिलियन इंसेस्टर, और उनका नाम है कॉटिलोसॉर्स। जैसे डायनासोर्स होते हैं उसी कैटेगरी के, उसी तरह के आप कह सकते हैं कुछ एनिमल्स हैं जिनको कॉटिलोसॉर्स, इनको डायनासोर नहीं कहेंगे, ये कॉटिलोसॉर्स एक डिफरेंट कैटेगरी है एनिमल्स की। अच्छा, ये बात हमें पता कैसे चली कि कॉटिलोसॉर से मैमल्स की एवोल्यूशन हुई है? अच्छा, बर्ड्स के बारे में भी कहा जाता है कि वो रेप्टाइल से निकले, लेकिन वहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि बर्ड्स के जो इंसेस्टर थे उनकी बॉडी सॉफ्ट होने की वजह से, उनकी बोन सॉफ्ट होने की वजह से वो सही तरह प्रिजर्व नहीं हुई। लेकिन मैमल्स के जो इंसेस्टर हैं उनका जो स्केलेटन था वो हार्ड था, जिसकी वजह से वो फॉसिल के तौर पे प्रिजर्व हो गए। यानी जिनके फॉसिल जितने अच्छे मिलेंगे उनकी हिस्ट्री उतनी ही अच्छे अंदाज में बताई जा सकती है। तो ये बात लिखी गई, दिस हैज़ बीन डिटर्मिन्ड। ये जो बात हमने कही है कि वो रेप्टिलियन इंसेस्टर कॉटिलोसॉर से निकले हैं, इस बात को हमने डिटरमाइन कैसे किया? बाय फॉसिल रिकॉर्ड, फॉसिल रिकॉर्ड के जरिए से, विच इज़ ईजिली अवेलेबल। तो इनके फॉसिल बड़ी आसानी से मिल गए। क्यों? बिकॉज ऑफ हार्ड बोन्स, क्योंकि इनकी बोन्स हार्ड थी, दैट वर प्रिजर्व एज ए फॉसिल, और वो ये फॉसिल के तौर पे बड़ी आसानी से प्रिजर्व हो गई, अनलाइक फॉसिल ऑफ बर्ड। और ये बात फिर बर्ड्स में नहीं हमें नजर आती। मोस्ट हैव नॉट प्रिजर्व, क्योंकि बर्ड्स के काफ़ी सारे जो इंसेस्टर के फॉसिल हैं वो प्रिजर्व नहीं हुए बिकॉज ऑफ सॉफ्ट बोन, क्योंकि उनकी हड्डियाँ नरम थी और नरम चीज़ जल्दी डिग्रेड हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले कोई भी एनिमल है जो वो दूसरे कैटेगरी के एनिमल में कन्वर्ट होता है, इवॉल्व होता है, तो वो डायरेक्टली नहीं बन जाता। जैसे बर्ड्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, रेप्टाइल से बर्ड्स डायरेक्टली नहीं बने, बर्ड से पहले आर्चियोप्टेरिक्स बने। आर्चियोप्टेरिक्स लिंक जोड़ता है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे करैक्टर रेप्टाइल्स वाले हैं, काफ़ी सारे करैक्टर बर्ड्स वाले हैं, और फिर प्योरली बर्ड्स बने। तो सेम यहाँ हुआ है कि सबसे पहले रेप्टाइल से डायरेक्ट मैमल नहीं बने, पहले वो रेप्टाइल्स बने जिनमें मैमल्स वाले करैक्टर आए, उनको कहा जाता है मैमल लाइक है ये रेप्टाइल्स, लेकिन उनमें करैक्टर कौन से हैं? मैमल वाले। द इंसेस्टर ऑफ मैमल्स। अच्छा, सबसे पहले तो याद रखेंगे कि ये अर्थ की जो हिस्ट्री का चार्ट है जिसको जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहा जाता है, तो उस पीरियड, कौन से पीरियड के अंदर ये एग्जिस्ट करते थे? इंसेस्टर ऑफ मैमल्स, जिनको मैमल लाइक रेप्टाइल्स कहा जाता है, तो ये रेप्टाइल्स के साथ, यानी ये रेप्टाइल्स के साथ ही रहते थे ड्यूरिंग द जुरेसिक टाइम, जब जुरेसिक पीरियड ऑफ अर्थ हिस्ट्री था। अच्छा, तकरीबन हमारे पास एक मैमल लाइक रेप्टाइल्स है जिसका नाम है वेरानोब।
तो ये चूहे जितना इसका साइज़ था, और इसके फॉसिल टेक्सास जो हमारे पास एक इलाका है वहाँ डिस्कवर हुए हैं। तो ये है रेप्टाइल्स, लेकिन इनके अंदर मैमल्स की तरह के कैरेक्टर्स थे। वो डिस्कस हम करेंगे कि मैमल्स में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं जो रेप्टाइल से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, तकरीबन रेप्टाइल्स के 5 ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने मैमेलियन कैरेक्टर को डिवेल्प किया, यानी मैमल्स नहीं बने, मैमेलियन कैरेक्टर को डिवेल्प किया, और उनको कहा जाता है कि ये 50% मैमल्स बन चुके थे। तो उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इनसे मज़ीद मैमल्स के कैरेक्टर जो जो आते गए, वो मैमल की एवोल्यूशन होती गई। अच्छा, मैमल्स के बारे में कहा जाता है कि जो अर्थ हिस्ट्री का सिनोजोइक एरा है, जो आखिरी जो जदीद एरा है जिसमें हम भी एग्जिस्ट करते हैं, कि सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटेड मैमल्स की डोमिनेशन हुई है इस एरा के अंदर है। यहाँ डोमिनेशन से मुराद तादाद नहीं है, यहाँ डोमिनेशन से मुराद है कि उनका ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, जंगल है, उसमें मुख्तलिफ जानवर रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं जंगल का जो बादशाह है वो शेर है। हालांकि ये नहीं कि शेर की तादाद इस तरह बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, उसकी डोमिनेशन ज़्यादा, उसकी पावर ज़्यादा है, आप ये कह लें। तो यहाँ डोमिनेशन से मुराद नंबर्स की शक्ल में नहीं हम कह सकते, यहाँ डोमिनेशन से मुराद पावर की शक्ल। जैसे इंसान है, इंसान दुनिया की हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, तो ये डोमिनेशन होगी। तो बहरहाल सिनोजोइक एरिया में इनकी डोमिनेशन सबसे ज़्यादा हुई। अच्छा, इनकी अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ऑल्दो मैमल्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, हालांकि ये रेप्टाइल से बने हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर अपने अंदर डेवलप किए हैं जो इनको रेप्टाइल से मुख्तलिफ बनाते हैं, यानी वो कैरेक्टर बहुत कम रेप्टाइल्स के अंदर होते हैं। अच्छा, पहली चीज़ कि इनके जिस्म के ऊपर हेयर्स होते हैं। जैसे रेप्टाइल्स की बात करें, उनके जिस्म के ऊपर स्केल्स होते हैं, इनके जिस्म के ऊपर बाल होते हैं, कुछ में कम होंगे कुछ में ज़्यादा होंगे, वो एक अलहदा कहानी। जैसे इंसानों के स्किन के ऊपर बाल की तादाद कम होती है, लेकिन बाकी जो जानवर हैं उनमें बाल की तादाद क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बहरहाल इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर कवरिंग होती है हेयर की इंस्टेड ऑफ स्केल, और इनमें स्केल्स वगैरह नहीं होते। अच्छा, डायफ्राम एक ऐसा मस्कुलर शीट है, मसल से बनी हुई दीवार है जो हमारी थोरेक्स कैविटी को, सीने को हमारे एब्डोमिन से सेपरेट कर, दरमियान में ये दीवार लगी हुई है। ऊपर थोरेक्स कैविटी या सीना है और नीचे पेट है, एब्डोमिनल कैविटी ये। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एनिमल के किसी और ग्रुप में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ आप कह सकते हैं मैमल की कैरेक्टरिस्टिक है। मस्कुलर स्ट्रक्चर है दैट सेपरेट एब्डोमिन फ्रॉम थोरेसिक, नॉट फाउंड इन एनी प्रीवियस। अब आगे इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन एक तो सेपरेशन है ना, कि सीने को पेट से अलग करेगा। दूसरा, हमारी बॉडी में इसका मेन फंक्शन हमारी रेस्पिरेशन, ये जो सांस आ रहा है जा रहा है, इसमें इस डायफ्राम का बड़ा रोल है। अच्छा, लोअर जा, हमारे पास जो लोअर जा है इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैंडिबल। क्या इस्तेमाल करते हैं? मैंडिबल। और ये एक हड्डी, हमारे जैसे दो जबड़े हैं ना, एक ऊपर वाला जबड़ा है, ऊपर वाला जबड़ा मैक्सिला कहलाता है, ये पेयर की शक्ल में है। ये किसकी शक्ल में? दो हड्डियां आपस में इस तरह जुड़ी, लेकिन जो नीचे वाली हड्डी है वो एक ही है, वो यहाँ से शुरू होती है और हमारी खोपड़ी के साथ इसका जॉइंट है, और ये यहाँ जहाँ दाढ़ी है तो ये यहाँ तक, ये पूरी एक ही हड्डी है, इसमें दरमियान में कोई पार्ट्स नहीं है, बल्कि एक ही हड्डी है जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ ख़त्म होती है। तो इसको हम कहते हैं लोअर जा, इसको मैंडिबल भी कहा जाता है साइंटिफिकली। तो लोअर जा इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन लार्ज बोन एंड आर्टिकुलेट का मतलब टू फॉर्म जॉइंट। और ये जॉइंट किसके साथ बना रही है? स्कल। यहाँ भी स्कल के साथ खोपड़ी के साथ जॉइंट बना रही है और यहाँ भी स्कल के साथ खोपड़ी के साथ जॉइंट बना रही है। अच्छा, एयर, ये जो आपको कान का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये पाइना कहलाता है, या पिन्ना भी हम कह देते हैं। ये बाकी किसी और एनिमल के कैटेगरी के अंदर नहीं आता, किसी दूसरे एनिमल में ये बाहर की तरफ ये स्ट्रक्चर निकला हुआ नज़र नहीं आता, ये सिर्फ मैमल्स की। हाँ, ये नहीं होता कि उनके अंदर एयर्स हो सकते हैं, उनके अंदर एयर्स हों, लेकिन मैं कहता हूँ इस तरह बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर ये नज़र नहीं आता। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती हैं कि जो हमारा कान होता है इसमें तीन छोटी छोटी हड्डियाँ, उनके नाम है मेलियस, इंकस और स्टेप्स। तो ये आप लोगों ने MCQs के हवाले से या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद रखें। अच्छा, दांत की अगर बात करें तो मैमल्स के अंदर जो दांत है वो दो सेट्स पर मुश्तमिल है, एक डिसिडुअस और दूसरा परमानेंट। डिसिडुअस का लफ्ज़ी मतलब होता है झड़ने वाला, गिरने वाला। जैसे इंसान का बच्चा पैदा होता है, उसके दांत आते हैं, कुछ अरसे बाद वो गिर जाते हैं, फिर नए दांत आते हैं, वो उसकी सारी ज़िंदगी रहते हैं, और बाद में जब वो गिरते हैं तो इसका मतलब उसकी बुढ़ापा शुरू हो गया या उसकी ज़िंदगी का अख्तिताम शुरू हो गया।
तो उनको गिरना नहीं चाहिए, तो गिरना नुकसानदेह है, लेकिन शुरू में जो दांत आते हैं उन्होंने लाजमी गिरना होता है। तो डिसीडुअस ये अर्ली लाइफ में, और इनको हम के दूध वाले दांत भी कह देते हैं, और इन्होंने गिरना होता है। परमानेंट जो जब आएंगे तो वो मुस्तकिल तौर पे रहेंगे, इनके गिरने के बाद फिर दोबारा कोई दांत नहीं आएगा। अच्छा, हार्ट की बात करें तो 4 चैम्बर है। तो ये तो पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था कि हार्ट मैमल्स का जो है वो 4 चैम्बर है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मेन नाली निकलती है उसको एओर्टा कहा जाता है। अब जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, एओर्टा जो निकलती है रेप्टाइल्स में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक राइट साइड पे चली जाती है और लेफ्ट साइड पे। बर्ड्स में जब एओर्टा निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से तो राइट साइड पे बैंड होती है, लेकिन जब मैमल्स के अंदर एओर्टा निकलती है तो वो लेफ्ट साइड पे बैंड करती है और फिर नीचे की हार्ट के पीछे से होती है नीचे की तरफ चली जाती है। तो ये बात लिखी गई कि 4 चैम्बर हार्ट है, ओनली लेफ्ट एओर्टा, ये सिर्फ लेफ्ट एओर्टा इसमें मौजूद होती है। इन बर्ड्स इट इज़ राइट, लेकिन जो बर्ड्स है उसमें ये राइट होती है। अच्छा, होम्योथर्म का क्या मतलब है? जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस का क्या फ़ायदा होगा? यख सर्दी भी हो, टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड को मेंटेन किया जाएगा। अगर 0 सेंटीग्रेड के लिहाज से इनका ब्लड देखें तो बहुत गर्म है, 37 सेंटीग्रेड। जब 0 सेंटीग्रेड वाला हाथ या आप कह सकते हैं बॉडी 37 सेंटीग्रेड वाले ब्लड को टच करेगी तो गर्म रहेगा। अब जैसे रेप्टाइल्स होते हैं ना या एम्फीबियंस होते हैं, उनका ब्लड आप कह सकते हैं ठंड के साथ ठंडा हो रहा होता है, लेकिन बर्ड्स का और आप कह सकते हैं मैमल्स का, इनका जो ब्लड है ना ये ठंड में भी गर्म रहता है। इस वजह से इनके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया वार्म ब्लडेड, क्योंकि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अच्छा, उसके बाद इनके जो रेड ब्लड सेल हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी उनमें न्यूक्लियस नहीं। हालांकि शुरू में जब बनते हैं आमतौर पे रेड ब्लड सेल बनते हैं बोन मैरोस के अंदर, जो हड्डियों का गोदा होता है उसमें रेड ब्लड सेल बन रहे होते हैं, तो बनते वक्त उनमें मौजूद होते हैं न्यूक्लियस। लेकिन जब ब्लड में आते हैं वो रेड ब्लड सेल, उस वक्त हीमोग्लोबिन की जगह बनाने के लिए उनको फिर उनके न्यूक्लियस को ख़त्म, और सिर्फ न्यूक्लियस ख़त्म नहीं होता, बाकी सारे सेल, काफ़ी सारे सेल के स्ट्रक्चर भी ख़त्म किए जाते हैं। अगली बात, और यही वजह होती है कि इन सेल की जो एज है वो थोड़ी ड्यूरेशन की होती है, यानी तकरीबन 120 दिन बाद ये सेल खुद ही ख़राब होकर डैमेज होकर फिर बॉडी को तोड़ देती है और फिर उसके मटेरियल को दोबारा नए रेड ब्लड सेल बनाने में इस्तेमाल करती है। अच्छा, लेरिंग्स, तो जो हमारी सांस की नाली है जिसको विंड पाइप या ट्रेकिया कहा जाता है, उसके टॉप पे एक स्ट्रक्चर लगा हुआ जिसको लेरिंग्स कहा जाता है, और ये वॉइस अपरेटस है। मेरी जो आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं वो इस लेरिंग्स की वजह से है, क्योंकि लेरिंग्स के अंदर कुछ बैंड्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उनसे हवा पैदा होती है, और ये टॉप पे लगे। हाँ, परिंदों में इसी अपरेटस का नाम है सायरिंग्स। वो जो विंड पाइप होता है, हवा की नाली होती है, उसके बेस पे लगा होता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिफरेंस बताया था, लेरिंग्स मैमल्स का वॉइस अपरेटस है और सायरिंग्स बर्ड्स का। ये टॉप ऑफ द ट्रेकिया लगा होता है, वो एट द बेस ऑफ ट्रेकिया लगा होता है। अच्छा, वीवी पैरवस बच्चे पैदा करते हैं, यानी जैसे इंसान है तो इंसान के यहाँ जब भी औलाद होती है वो बच्चा पैदा होता है, लेकिन बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स अंडा देती हैं। तो जैसे मुर्गी अंडा देती है, फिर उस अंडे को जब तक इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं मिलता तो उस वक्त तक उसमें बच्चा डेवलपमेंट नहीं करता, यानी चूजा नहीं बनता। तो जो अंडे दे उसको हम कहते हैं ओवी पैरवस, और जो बच्चे दे उसको कहते हैं वीवी पैरवस। आखिर में जो मेमरी ग्लैंड, जिनकी वजह से इनको नाम, मेमरी ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और इसी मिल्क के ऊपर इनके बच्चों को खुराक दी जाती है। वो बच्चे दोनों किस्म के हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शुरू में सिर्फ दूध के अलावा कुछ पीते नहीं हैं, कुछ ऐसे होते हैं उनकी खुराक बेहतर हो जाती है अगर उनको दूध ना मिले। तो बहरहाल हमारे पास मेमरी ग्लैंड क्या है, फीड देयर यंग, तो ये बच्चों को खुराक देने के लिए इस्तेमाल होती है। कैसे? बाई मिल्क, दूध के ज़रिए से, और ये मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, और ये आमतौर पे जो मादा होता है किसी भी एनिमल का, यानी मदर जो होती है वो उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास आखिरी क्लास थी, क्लास रेप्टाइल वर्टिब्रेट्स की। अब वर्टिब्रेट की इस क्लास के 3 जो ग्रुप हैं आगे उनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये जो इतना लेंथी चैप्टर था वो एंड हो जाएगा। अगला लेक्चर इंशाल्लाह आखिरी होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।